नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। आज उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम प्राइमरी विद्यालय संस्कृत ग्राम भोगपुर देहरादून में आयोजित हुआ। ये बैठक आपदा कंट्रोल रूम IT पार्क में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने यह कार्यक्रम प्रदेश के विकास और आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी शिक्षा जगत के सभी महानुभाव, अभी आचार्यगण, प्राचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों और पूरे प्रदेश भर से 13 के 13 जनपदों से जुड़े हुए, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे संस्कृत शिक्षा के काम का संवर्धन और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सभी का अपनी ओर से सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सर्वप्रथम तो हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में, पौड़ी के पौंछी समेत कई गांवों में आई आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनको ये असमय कष्ट, एक बड़ा आघात उनके प्रियजनों का जाने का उनको लगा है, भगवान ऐसे समय में उनको शक्ति प्रदान करे और जो हमारे बीच में नहीं रहे वो उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने सभी प्रियजनों को ये विश्वास दिलाता हूँ, सभी भाई बहनों को, परिवारजनों को, कि हमारी सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं राज्य के 13 जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ अवसर पर आयोजित अन्य जो हमारे संतजन हैं, विद्वज्जन हैं, आचार्यगण हैं, उन सब का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा होता कि जैसे हमारे शुरुआत में जो हमारे संचालन करने वाले महोदय जिस प्रकार से बोल रहे थे कि मैं भी आज आप सबके बीच में संस्कृत भाषा में अपनी बात रख पाता, पर यह संभव नहीं हो रहा है, पर भविष्य में मैं इस ओर अवश्य प्रयास करूंगा कि संस्कृत में मैं भी अपनी बात रखूं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा प्रबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां CM धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे बताया जा रहा है। शाम 5:20 पर CM आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी और समीक्षा CM करते नजर आएंगे। तो देहरादून में आपदा प्रबंधन तैयारियां इस समय
जो है लगातार जोरों पर चल रही हैं और ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम धामी भी समीक्षा करने पहुंचेंगे और तैयारियों को लेकर यहां पर उन्हें और ज्यादा पुख्ता करने के निर्देश जो हैं यहां पर सीएम की ओर से संभावित जारी किए जाएंगे। कंट्रोल रूम बताया जा रहा है पहुंचेंगे शाम 5:20 पर वो कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और इसी के साथ तमाम अधिकारियों की भी मौजूदगी वहां पर रहेगी। अधिकारियों से बातचीत कर सभी पहलुओं के बारे में जानकारी सीएम धामी जो है लेंगे। आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर खासा जोर देते हुए नजर आएंगे और सीएम धामी जैसे कि आप जानते हैं कि आपदा के बाद से जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए लगातार सीएम धामी की भी नजर वहां पर है और ऐसे में अधिकारियों से तमाम जानकारी भी वो लगातार लेते हुए अब तक आए हैं और ऐसे में 5:20 पर शाम को वो कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर तमाम पहलुओं पर जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ ये पूरी जानकारी है? बताया फिलहाल ये गया है कि शाम 5:20 पर सीएम पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हैं और किन पहलुओं पर तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? बिल्कुल निशु, जो उत्तराखंड में धराली में जो आपदा आई है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और 4 दिन तक वो ग्राउंड जीरो पे ही रहे और आज जो है कहीं न कहीं वो समीक्षा बैठक करेंगे शाम को। जो आपदा कंट्रोल रूम है IT पार्क देहरादून में, वहां पर बैठकर वो सभी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। अभी तक की बात करें तो 722 लोगों को कल देर रात तक निकाला जा चुका था। उनमें कुछ यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया था और धराली की बात करें तो वहां पर कुछ मशीनों से जो है काम जारी है, चाहे वो पोकलैंड मशीन हो, JCB हो, जो तमाम जो आर्मी के स्लीपर डॉग्स हो, उसके माध्यम से खोज और रेस्क्यू अभियान जारी है कि जितने भी वहाँ पे कई लोग बताए जा रहे हैं, कुछ बिहार के लोग बताए जा रहे हैं, कुछ नेपाल के लोग लापता बताए जा रहे हैं और धराली गांव के 9 लोगों में से एक का शव बरामद हो चुका है। वो ग्रामीणों ने ही बरामद कर लिया था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन इस स्तर पर जारी है। वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए जो बंगानी के पास जो पुलिया टूटी है वो बैली ब्रिज कहीं न कहीं बनने जा रहा है। आज वहाँ उस पर यातायात शुरू करने की बात की जा रही है और उसके बाद वहाँ टावर और पावर की कनेक्टिविटी भी कल से जो है सुचारू कर ली गई है। और इसी के साथ आशीष ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो ड्रोन की मदद से हो या फिर डॉग स्क्वाड की मदद से, ऐसे में कितने और लोग हैं जो लापता हैं? इस बारे में जारी हुई है क्या अब तक? अभी तक सूची सरकार ने जारी नहीं की है और जिस हिसाब से कुछ बिहार के लोग उनके मजदूर बताए जा रहे हैं 40-45 और जो नेपाल के लोग हैं वो भी बताए जा रहे हैं, तो कुल मिला के 100-150 लोग बताए जा रहे हैं। कुछ यात्री भी वहाँ पे ठहरे थे ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है। जो अपने परिजनों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचना भी काफी मुश्किल है। करीब 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जहाँ से बटवाड़ी के आगे से जो है रास्ता जगह जगह टूटा हुआ है। गंगा नदी की बात करिए तो तमाम जो गाड़ गदेरे बीच में आते हैं, वहां पर बड़ी मुश्किल से जो है धराली लोग पहुंच रहे हैं। और इसके बाद अभी तक सरकार ने इस तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, सिर्फ यात्रियों का आंकड़ा जारी किया जा रहा है कि जिनको वहां से यहाँ देहरादून या माथली तक लाया जा रहा है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी साझा की कि लगातार वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है तलाशी अभियान। कई और लोग जो लापता हैं उन्हें खोजने का प्रयास टीमें कर रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 8 जिलों में प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 4 और जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। 14 अगस्त को जिला पंचायत का चुनाव होना है और ऐसे में ब्लॉक प्रमुख के 63 पदों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर चुकी है। और आपको बता दें कि 89 पदों पर ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी की ओर से कमर कसने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों से। बीजेपी ने 8 जिलों में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और 4 जिलों में पार्टी और नाम जो है आज घोषित कर सकती है, बताया जा रहा है। 14 अगस्त को ये चुनाव होना है
और ऐसे में बीजेपी की ओर से तैयारियां यहां पर युद्ध स्तर पर चलते हुए और इसी के साथ नामों की घोषणा भी की जा रही है। 8 जिलों में प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। 4 और जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के नाम जो है घोषित करेगी। 14 अगस्त को जिला पंचायत का ये चुनाव होना है और जिला पंचायत में बीजेपी पूर्ण रूप से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान लगातार हो रहा है। और इस बीच संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। और इसी के साथ साथ चुनावों को लेकर तैयारियां हम आपकी देख रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने 8 नाम घोषित किए हैं, 4 और घोषित होने हैं, तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे चुनावों को लेकर, कहां तक तैयारियां? देखिए, जिस प्रकार से अभी लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, निकाय के चुनाव हुए और अब पंचायत के चुनाव, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिली। और लोकसभा की यदि बात करते हैं तो पिछले 3 बार से लगातार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और विधानसभा में भी पूरे एक बड़ा बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करी है। निकाय में 11 में से 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि कांग्रेस को 0 से काम चलाना पड़ा। और पंचायत में इस समय जो अभी हमारे अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, अध्यक्षों का चयन होना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मतदान किया है, सरकार के अच्छे कामों को जनता ने सराहा है, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जितने अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, दावेदार जो प्रत्याशी हैं, वो घोषित कर दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख के तमाम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और यदि आप इसके विपरीत में कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, वो अभी तक न तो अपने अध्यक्षों का चयन कर पाए हैं, न अपने ब्लॉक प्रमुखों का चयन कर पाए हैं। वो पहले भी फिसड्डी थे, आज भी फिसड्डी है, और मैं सोचता हूँ जी चयन के बाद भी वो फिसड्डी ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर जीत का दम आप यहाँ पर भर रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे सर आपकी तरफ से? आपने मुझसे बोला है? हेलो निशी जी, संजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 संजीव जी, मैं पूछ रही हूँ कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जो कि जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं, जिन पर आपको भरोसा है कि इनके जरिए आपको जीत मिलेगी? निश्चित जी, देखिए, जिस प्रकार से अर्बन और रूरल दोनों सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और लगातार समस्त क्षेत्रों का हम लोग एक लगातार विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें और या रोजगार की बात करें, तमाम सेक्टर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और जनता उनको लगातार सराह रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि तमाम सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में भी और रूरल सेक्टर में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना बराबर आशीर्वाद दिया और यह आशीर्वाद मैं सोचता हूँ लगातार आगे भी बना रहने वाला है। और जिस प्रकार से अभी जो अध्यक्ष हमारे पंचायतों की पिछली बार से इस बार वो संख्या उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर आपके मुद्दे और आपकी तैयारी जो है यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। सर, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। कांग्रेस जिला पंचायत चुनाव के लिए जल्द प्रत्याशी नाम घोषित कर सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रत्याशी घोषित करने का पार्टी प्लान बना रही है। 14 अगस्त को जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी इसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक उदासीनता की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किस तरीके से जो है पूरी रणनीति को यहाँ पर अंजाम देती है, क्योंकि बीजेपी की ओर से तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित कब किए जाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 14 अगस्त को ये चुनाव होना है। प्रत्याशी घोषित करने का पार्टी प्लान बना रही है, लेकिन इसे अमली जामा कब पहनाया जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच हमारे साथ संजीव जी भी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, कांग्रेस की ओर से भी तैयारी फिलहाल की जा रही है, उनकी ओर से भी नाम घोषित किए जाएंगे, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? निश्चित जी, मुझसे पूछा आपने? जी आपसे ही पूछा। निश्चित जी, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, हम अपने तमाम जितने भी हमारे पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और तमाम जितनी भी बॉडी हमारी अभी घोषित होनी है, जितनी बॉडी का निर्वाचन होना है, ये मनोनयन होना है, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घोषित कर चुकी है। जबकि आप यदि कांग्रेस पार्टी की यदि बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में भी अभी बहुत हद तक पिछड़ी हुई है। वो एक तरह से असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से जबरदस्त गुटबाजी का आलम है, एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है। वो अभी इसी असमंजस में है कि कौन से गुट के व्यक्ति का नाम ले या कौन से गुट को छोड़े। संजीव जी, हमारे साथ गरिमा दसौनी जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपने संजीव जी को सुनाई, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में असमंजस की स्थिति है, गुटबाजी चल रही है, एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाए। क्या चल रहा है आपकी पार्टी में, बताइए। मैं बताती हूँ ना क्या चल रहा है। हमारे वहाँ आपको पता होगा, उत्तरकाशी के धराली में बहुत बड़ी आपदा आई है, जिसमें अभी तक सरकार ने मौत के और घायलों के आंकड़े तक जारी नहीं किए हैं। यानी कि सरकार बहुत कुछ छुपा रही है। व्यापकता इस आपदा की बहुत बड़ी है। जो दिखाया जा रहा है टीवी में, वो समझ लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा है जो आप लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। आपदा उससे बहुत ज्यादा बड़ी आई है। हम लोग असमंजस की स्थिति में नहीं है। हमारा पूरा संगठन उत्तरकाशी की धराली आपदा में सक्रियता से कार्य करते हुए आपको नजर आ रहा है। निर्देश मिल चुके हैं हमारे दिल्ली हाईकमान से भी और प्रादेशिक नेतृत्व से भी कि सभी लोग तत्परता के साथ वहां आपदा पीड़ितों के राहत कार्यों में जुट जाएं। लेकिन भाजपा दूसरी तरफ आपदा में अवसर ढूंढ रही है। निशु जी, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के जीते हुए जिला पंचायत सदस्य को एंड चुनावों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराकर अपना कुनबा बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो कि सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा से सांसद हैं उत्तराखंड से, उनको जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। वो आपदाग्रस्त क्षेत्र में होना चाहिए था, पर वो अपने मुख्यालय में लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। फूल, माला, पटका, ताली, थाली सब चीज बजाई जा रही है, जब लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे। अब इनकी लिस्ट जल्दी कैसे निकली और हमारी लिस्ट में समय क्यों लग रहा है, उसका कारण आपको बता देती हूँ। क्योंकि मनमाना आरक्षण इन्होंने करना था, और वो मनमाना आरक्षण जो भाजपा ने करना था, उसकी सरकार ने करना था, वो अपने संगठन को पहले ही दे चुके हैं कि हम ये आरक्षण करेंगे, इसी सीट पे करेंगे। उसके हिसाब से उनके पहले से जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो तय हैं।
और इसीलिए आरक्षण भी उन लड़ने वाले कैंडिडेट के हिसाब से तय हुआ। तो इनके तो पहले से ही कैंडिडेट तय है। अब आप इतनी बड़ी विडंबना देखिए कि रानीखेत का जो इनका भाजपा का विधायक है प्रमोद नैनवाल, पहले तो वो इस पंचायत चुनाव में अपने परिवार के 19 लोगों को लड़ाता है। 19 लोग, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, 19 लोगों को लड़ाता है अपने परिवार से। और अब ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए एक ब्लॉक यानी कि बेताल घाट से अपने भाई की पत्नी और एक और दूसरा ब्लॉक है हमारे वहां से अपने भाई को, सतीश नैनवाल को एक ब्लॉक से प्रमोद नैनवाल ने खड़ा कर दिया है, अधिकृत प्रत्याशी बना दिया पार्टी का, और एक ब्लॉक से उसी की धर्मपत्नी को। आप मुझे लगातार बने संजीव जी जवाब दीजिए। वो परिवारवाद का आरोप आप पर लगा रही है और उनकी ओर से कहा मेरा सवाल पूरा कहाँ हुआ मैडम, रुकिए तो, बोलिए रुकिए निशु जी, आप भी रुकिए, संजीव जी आप भी रुकिए। अब मुझे बताइए, दो पति पत्नी का अलग अलग परिवार रजिस्टर होता है क्या? परिवार रजिस्टर तो एक ही होता है और वो एक ही गांव में होता है। ये दो गांव से या दो ब्लॉकों से कैसे लड़ सकता है? एक जगह से पति, एक जगह से पत्नी। तो कुल मिलाकर केवल परिवारवाद नहीं है, संविधान की हत्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के मुंह में करारा तमाचा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा है कि प्रमोद नैनवाल विधायक बनेंगे, एक भाई एक गांव से ब्लॉक प्रमुख बनेगा, दूसरा भाई दूसरे ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनेगा। यानी कि कार्यकर्ताओं तुम दरी बिछाओ और जमीन साफ करो, झाड़ू लगाओ। संजीव वर्मा जैसे कर तो रहे, झाड़ू तो लगा रहे इतने दिनों से। कीजिएगा और आपको रोक रही हूँ बीच में, फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जन भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान। बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। आपका ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर धराली से है, जहां आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर से राहत अभियान जारी है। मौसम साफ होने के बाद सुबह 9:45 बजे से मातली हेलीपैड से हर्षिल तक खाद्य और राहत सामग्री भेजी जा रही है। हेलीकॉप्टर प्रभावितों को
मातली भी पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ साथ अब तक 260 से ज्यादा उड़ानें पूरी हो चुकी हैं। 8 हेलीकॉप्टर मातली से और सेना के चिनूक MIALH चीता हेलीकॉप्टर चिन्यालीसौड़ से राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।